नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को अपनाते हुए क्लास 1 और क्लास 2 की 11,500 तथा क्लास 3 और क्लास 4 की 1,06,000 पदों पर भर्तियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्लास 1 और 2 के 3,200 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और ग्रुप सी और डी के लगभग 61,000 पदों पर भर्तियां पाइपलाइन में हैं। इस प्रकार हमारी सरकार में कुल 1,67,000 भर्तियां हो जाएंगी, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में एचपीएससी की 8,700 और एचपीएससी की 93,000 ही भर्तियां हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी विपक्ष द्वारा लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम गठित किया है। इसमें सरकारी प्लेटफॉर्म के तहत 1,05,728 पुरानी मैन पावर को समायोजित किया गया है और 12,885 नए लोगों को नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर की जा रही बयानबाजी पूरी तरह से तथ्यों से परे है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना के अंतर्गत पलवल, फतेहाबाद, चरखी दादरी और कैथल में भी जल्द ही इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। इन जिलों में भी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और कैथल में शिलान्यास भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली कारगर साबित हुई है। हजारों की संख्या में ई टेंडरिंग पर कार्य शुरू हो गए हैं। 5 लाख रुपए तक के कार्य कोवेटेशन के माध्यम से पंचायतें स्वयं करवा रही हैं और इसके ऊपर की राशि के कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी पंचायतें नई गौशाला बनाने के लिए प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेसहारा गोवंशों को देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट को 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया है। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में विपक्ष द्वारा खर्ची पर्ची के आरोप में संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता पर हाथ रखकर सौगंध खाते हुए कहा कि अगर किसी भी स्तर के कोई भी अधिकारी की भ्रष्टाचारी में स्लिपता पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। सबसे पहले तो कई हमारे माननीय सदस्यों ने नौकरियों के ऊपर विषय रखा है, चाहे वो एचपीएससी की होंगी, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होंगी, बेरोजगारी की बात कही गई है, एचकेआर की कही गई है, बहन गीता बुक्कल जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री रामकर गौतम जी, अभय सिंह चौटाला जी, रावदान सिंह जी, ऐसे कई लोगों के कई प्रश्न थे। तो उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से ही पता लगता है कि कितनी कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और एचपीएससी की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूं तो एचपीएससी की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9-9.25 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है, उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था तो वो जरूर उस साथ में शामिल करके उसका उत्तर बता रहा हूँ कि अभी क्लास 1 और क्लास 2 3200 भर्तियां और जो है एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अभी होने वाली हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 15,000 के आसपास ये भर्तियां एचपीएससी की हो जाएंगी। ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी सी की ग्रुप सी की भर्तियां, उसका सीटी टेस्ट हो गया है। ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और खास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है या जो अन्य कुछ क्लासेज हैं, उसको लेकर के और कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूँ फैसला हो जाएगा। तो 48,873 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी और ऐसी ग्रुप डी का अलग से सीईटी टेस्ट हुआ है और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे। उसमें प्रावधान ये है कि जब रिजल्ट निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है
अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1,500-1,500 और भी रिक्वेशन आ सकती है, तो लगभग 15,000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे 15,000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले दे चुके हैं। 15,000 और 45,000 ग्रुप थी, तो कुल मिलाकर के 60,000 भर्तियां ये होंगी। तो इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा HKRN का जो विषय आया है, इस HKRN के बारे में भी तरह तरह के भ्रम ये फैलाए जा रहे हैं। मैं जरूर सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, HKRN का मुख्य कारण बहुत जगह से डिमांड आती थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करो, ठेकेदारों के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स और जो है भर्तियां करवाते थे, जहां कहीं आउटसोर्सिंग जरूरत पड़ती थी, आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन उसमें बहुत सी अनियमितताएं हमको ध्यान में आती थी, क्योंकि जितनी संख्या वो मंजूर करा लेते थे इतने लोग भी कई बार होते नहीं थे और सैलरी उतने ही निकलनी, मर्जी से रखना, और जितने लोगों को रखते थे उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी कमीशन ये तय होती थी। और उसकी जो बहुत शिकायतें आने के बाद उन सबको समाप्त करके हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाया है। चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में ये सब चलता है। जितने पुराने लोग थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते तो बने रहें, अगर HKRN में आना चाहें तो उनको पोर्ट करेंगे। तो ऐसे अधिकांश लोगों ने और अपनी सहमति दी थी। 1,05,728 ऐसी मैन पावर है ये दूसरे भागों से पोर्ट की गई। और अलग से जो डिमांड आई थी उसमें 12,885 ऐसे नए लोगों को भी उसमें HKRN में रखा गया है। और जो नए लोग रखे जाते हैं उसके अंदर पारदर्शिता से बाकायदा सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनका पैरामीटर क्या है, मेनली परिवार की इनकम जिसकी कम होती है उसको हम कम ज्यादा देते हैं, ताकि गरीब लोगों को ये आउटसोर्सिंग की ये प्राइवेट नौकरी मिल सके। ऐसे ही उनकी शिक्षा ये उसका दूसरा पैरामीटर होता था। स्पेशल स्टेटस परिवार का है, हमारी कोई बहन विडो है, विडो का बेटा है, कोई दिव्यांग है, तो इस नाते से एज का भी क्राइटेरिया उसमें रखा था कि अगर एज 28 वर्ष से और 34 वर्ष के बीच के अंदर है, 35 वर्ष की, वो एक आयु ऐसी होती है जिसमें तुरंत कुछ ना कुछ काम उसको मिलना चाहिए। इस एज वर्ग को वरीयता दी जाती थी। जिस ब्लॉक में नौकरी करनी है उसी ब्लॉक का व्यक्ति होता है तो उसको भी वरीयता दी जाती है, ताकि ग्रुप डी का व्यक्ति थोड़ी सैलरी में बहुत दूर अगर चला जाएगा तो उसको कठिनाई होगी। कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं कि रहने वाला नजदीक यहाँ का है और उसको नौकरी शायद 150-200 किलोमीटर दूर उसको मिली है। कारण क्या है कि उस समय उसका जब ऑप्शन की बात आती है तब तो उसको लगता है कि क्योंकि नौकरी मिल रही है तो दूर की भी सिलेक्ट कर लेता है। बाद में जब ज्वाइन करता है फिर उसकी ओर से शिकायत आती है कि मुझे तो 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। हालांकि स्टेशन की ऑप्शन भी उसी को दी जाती है कि ये नौकरी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो जाकर ज्वाइन करिए। आगे से और हम इस दूरी के अंक ज्यादा रखना चाहते हैं ताकि जो निकट का व्यक्ति है उसको सिलेक्शन में अंक ज्यादा मिल जाए, दूर जाने वाले को